9 साल बाद लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती अपना शक्ति प्रदर्शन करती है। मौका बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की 19वीं पुण्यतिथि का। कांशीराम स्मारक स्थल पर जब मायावती बोलने के लिए खड़ी होती हैं, तो इंतजार इस बात का होता है कि उत्तर प्रदेश में जो 2 ध्रुवीय हो चुकी राजनीति है, उसको मायावती क्या त्रिकोणीय बना देती हैं या बनाएंगी। और जवाब मिला, अपने कोर वोट बैंक को सीधा संदेश देती हुई मायावती ये बता रही थी कि अभी वो राजनीति में मजबूत बिंदु पर खड़ी है। मायावती ने मंच से सीधे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पीडीए क्या हुआ, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए को लेकर इस बार चुनाव में ऐसी पटखनी वो देने वाले हैं, क्योंकि पिछड़ा हो कि दलित हो कि अल्पसंख्यक हो, वो उनके साथ है और उनके वोट को वो पाने के लिए पुरजोर मेहनत करेंगे और उनके मुद्दों को उठाने की वो पुरजोर मेहनत करेंगे। तो ये पीडीए वाला जो मामला चल रहा था, उसमें अब तक बीजेपी जो अटैक करने की कोशिश कर रही थी वो तो था ही, लेकिन आज वो पीडीए पर अटैक करते हुए मायावती को जब देखेगा तो कहेगा ये है। क्योंकि मायावती पूछ रही थी कि अखिलेश इतने ही दलितों के बारे में सोचते हैं, तो फिर एससी समाज के सबसे बड़े महापुरुषों के नाम पर बनाए जिलों के नाम उनकी सरकार ने क्यों बदल दिए। मैं चाहती हूं इस बयान को आप सुने मायावती। तो जब यूपी में मेरी सरकार थी, तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है। जब ये सत्ता में रहते हैं, ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। मायावती का आरोप दरअसल 13 साल पहले अखिलेश सरकार के फैसलों को लेकर है। क्योंकि 2012 में, अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देती हूं, 2012 में जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उनकी सरकार ने फौरन 8 जिलों के नाम बदल दिए। इन जिलों के नाम मायावती ने दलित पहचान से जोड़कर रखे थे। कांशीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज कर दिया गया। छत्रपति शाहूजी महाराज नगर का नाम वापस से अमेठी कर दिया गया। रमाबाई नगर को कानपुर देहात, भीमनगर को संभल, प्रबुद्ध नगर को शामली, पंचशील नगर को हापुड़ और ज्योतिबा फूले नगर को अमरोहा कर दिया था समाजवादी पार्टी सरकार ने। और इन्हीं नामों का जिक्र करते हुए, इन्हीं इलाकों का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि अगर आप पिछड़ों के, दलितों के इतने ही हिमायती हैं, तो नाम क्यों बदला आपकी सरकार में आते हैं। मायावती इन जिलों के नाम बदलने को लेकर अखिलेश को कटघरे में खड़ा सिर्फ नहीं कर रही थी, बल्कि कांशीराम स्मारक के रखरखाव के लिए भी वो उनको जिम्मेदार ठहरा रही थी और योगी आदित्यनाथ सरकार की जो है वो तारीफ कर रही थी। कहती है कि अखिलेश ने इस बात को नजरअंदाज किया कि इन स्मारकों का ख्याल कैसे रखा जाए। हालांकि इस आरोप पर अखिलेश फौरन मीडिया के सामने आए और आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी अंदरूनी सांठगांठ चल रही है, इसीलिए जुल्म करने वालों के आभारी हैं। साथ ही अखिलेश ने यह कहा कि कांशीराम स्मारक स्थल पर कई तरह के पेड़ उनकी सरकार ने लगवाए थे और प्रतिमा के रखरखाव के लिए निर्देश भी उन्हीं की सरकार में दिए गए थे। अखिलेश के इस फास्ट रिप्लाई की वजह है उस नैरेटिव से बचना, जिससे कहीं यह साबित ना हो जाए कि अखिलेश सरकार दलितों के खिलाफ थी उस दरमियान, जैसा मायावती आरोप लगा रही है। क्योंकि वोट बैंक के लिहाज से जरूर मायावती अभी अपनी सबसे कमजोर स्थिति में खड़ी हो, लेकिन आज भी देश में मायावती दलितों की सबसे बड़ी नेता की पहचान रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश को डर है कि अगर मायावती मजबूत हुई तो सबसे बड़ा नुकसान उनके पीडीए परिवार के नारे का ही है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करूं, तो जिस जाटव समाज से मायावती आती हैं, सीएसडीएस सर्वे के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में जाटव समाज का 25% वोट इंडिया ब्लॉक को मिला था। एनडीए को 24% वोट जो है हासिल हुआ। बीएसपी अपने सबसे कमजोर स्थिति में भी 44% जाटवों को अपने साथ रखने में सफल रही। लेकिन गैर जाटव एससी वोटर्स के साथ ऐसा नहीं था।
सीएसडीएस का सर्वे कहता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गैर जाटव एससी वर्ग का 56% वोट इंडिया ब्लॉक को मिला था और एनडीए को सिर्फ 29% और मायावती को महज 15% वोट मिला था। यही वो समीकरण है जिसे मायावती का आक्रामक रुख पूरी तरह से बदल सकता है, जिसका सीधा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ेगा तो वो अखिलेश यादव है। और इसीलिए आज अखिलेश यादव को 1991 के चुनाव याद आए, मिले मुलायम कांशीराम का नारा भी उनको याद आए। लेकिन मायावती खेमा 2012 से 2017 के अखिलेश सरकार के कार्यकाल के फैसले को गिनवाने में जुटे। इसमें अखिलेश सरकार ने एससी एसटी ठेकेदारों को 25 लाख रुपए तक का आरक्षण के जो नियम है उसे खत्म कर दिया था। एससी ठेकेदारों के लिए 21% कोटा निर्धारित था, उसे खत्म कर दिया था। एसटी ठेकेदारों के लिए 2% कोटा निर्धारित था, उसे खत्म कर दिया था। कांशीराम, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर मायावती सरकार में जो 5 योजनाएं चलाई जा रही थी उसे बंद कर दिया गया था। ये फैसले अब अखिलेश के लिए मुश्किलों का सबब बन सकते हैं। बीएसपी समर्थक अब 1995 के गेस्ट हाउस कांड को भी याद दिला रहे हैं और अखिलेश सरकार के दौरान दलितों के हालात को भी याद दिला रहे हैं। और इन सब के इर्द गिर्द 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बिसात भी है। और इसीलिए आज गूंज में सवाल इससे आगे का सवाल ये कि जो अखिलेश यादव आज पीडीए परिवार का नारा दे रहे हैं, उनकी सरकार के वक्त दलित पहचान को मिटाने की क्या कोशिश हुई थी, जैसा आज मायावती आरोप लगा रही है। आज जब अखिलेश विपक्ष में है तब दलितों के लिए संवेदना क्या वोट बैंक के लिए है केवल और केवल, और क्या मायावती के एक्टिव होने से उत्तर प्रदेश का सियासी मौसम बदलने वाला है? शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश चौधरी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई साहब भी यहाँ पर आज स्टूडियो में माशाल्लाह मौजूद हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पंकज शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और दलितों की बातें जो बहुत बारीकी से पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं और मीडिया के सामने रखते भी हैं, बद्री नारायण सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। बीएसपी समर्थक वैभव कुमार आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी भी यहाँ पर इंटरेस्टिंगली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फराज भाई, शुरुआत आपसे कर रही हूँ सवाल के साथ। मायावती आई, आप लोगों के लिए नर्वसनेस लाई? रूबिका जी, मुझे मायावती जी की जो आज स्पीच है उसको सुनने के बाद एक शेर याद आ रहा है हमारे दलित भाइयों के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आज की तारीख में दलितों का हाल कर रखा है कि जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अशकों ने, जो अशकों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन करे। देखिए रूबिका जी, जो आग अशकों ने लगाई है उसको अगर कोई ठंडा करेगा तो इस देश के दलित जिस आदमी के चेहरे में मान्यवर काशीराम साहब का चेहरा देख रहे हैं, उसका नाम आदरणीय अखिलेश यादव जी है, वही उनके आंसू पोंछेंगे दलितों के। अभी आपने अपने जो ओपनिंग स्टेटमेंट है उसमें गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया। आपको पता है कि जब गेस्ट हाउस वाला हादसा हुआ था उस समय माननीय बहन जी के जो ओएसडी थे उनका नाम है सुरेश चंद्र गौतम। मैं आपके इतने बड़े चैनल पर उनका नाम ले रहा हूं, वो उस वक्त ओएसडी थे या उससे पहले थे मुझे इतना याद नहीं। आज वो हमारी पार्टी में है और हमारी पार्टी में एक सीनियर लीडर है। उनसे मेरी टेलीफोन पे बात हुई तो उन्होंने कोई उसको प्रायोजित चीज नहीं बताई। एज पर सुरेश चंद्र गौतम वो एक हादसा था क्योंकि वहां पर कुछ विधायक जो थे वो बंद कर लिए गए थे उन भारतीय जनता पार्टी के उसके द्वारा, और कुछ विधायक ऐसे थे जो सरकार चाहते थे कि चलती रहे। देखिए बहन जी ने जो आज बोला है ये उसका जून 1995 में ही इसका प्रतिबिंब देख सकती हैं। जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी खड़ी की, जिन लोगों ने मान्यवर काशीराम साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चले, उनमें से एक का नाम है लालजी वर्मा। रूबिका जी वो आज कहां हैं? आर.के. चौधरी जी जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाया, वो आज किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे? आर.एस. कुशवाहा जी आज कहां हैं? सुरेश चंद्र गौतम जी का मैंने आपको नाम लिया ही, और तमाम स्वामी प्रसाद मौर्य वो भी बहुजन समाज पार्टी छोड़ चुके हैं। तो देखिए बहन जी को ये देखना पड़ेगा कि जिस पार्टी को ऑक्सीजन 1993 में श्रद्धेय नेताजी ने दी थी,
जब उनके साथ गठबंधन किया तो उनकी सीटें 13 से 67 हुई। उसी पार्टी को 2019 में आज के मान्यवर काशीराम, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2019 में गठबंधन करके उसको ऑक्सीजन दी। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं, रूबिका जी बस 30 सेकंड और दे दीजिएगा, कि मान्यवर काशीराम साहब का एक बड़ा मशहूर कथन है। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक के व्यवस्था के पीड़ितों को एकजुट करके और देश से असमानता की भावना को नहीं खत्म करेंगे। मान्यवर काशीराम साहब का यह जो कथन है, उसकी आवाज कौन उठाता है? जब व्यवस्था के पीड़ित, जो आज की तारीख में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और नॉन टीचिंग स्टाफ का जब आरक्षण मारा जाता है, तो व्यवस्था से पीड़ित जो लोग हैं उनकी आवाज कौन उठा रहा है? उनकी आवाज आदरणीय अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो घोटाला हुआ हमारे 30 सेकंड हुए पूरे। अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल करिए। आप किसका नाम बता रहे थे जिनको फोन किया आपने? सुरेश चंद्र गौतम जी का। अच्छा, तो मैं सुरेश चंद्र गौतम जी को ज्यादा तरजीह दूं या मायावती को, जिनके साथ ये घटना हुई थी? और अगर आप मेरी बात सुनिए ना, अब मैंने आपको सुना, मैंने बिल्कुल बीच में नहीं टोका, आप भी अब मुझे सुनेंगे और मैं जिस सवाल का जवाब चाह रही हूँ आप मुझे वो सवाल का जवाब देंगे। 2 जून 1995 मायावती के साथ जो लखनऊ गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में हुआ, आप ये कहते हैं कि वो अचानक हुआ और वो नफरत के चलते नहीं हुआ? वो भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र था, वो बीजेपी का षड्यंत्र था। तो आप लोग क्या कर रहे थे? क्योंकि ताकि तो आप लोग क्या कर रहे थे? ताकि सपा और बसपा के मजबूत गठबंधन को तोड़ा जा सके। अच्छा? और सुनिए, आप मायावती जी का नाम ले रहे और हैं। आप इतने कमजोर थे, आपकी रीढ़ में इतनी हड्डी नहीं थी। हाँ, ये 206 हड्डियां आपके बदन की कहां चली गई थी? बीजेपी जो है वो मायावती पर ये सब करवाती रही और आप लोग वहां बैठे देखते रहे। मायावती ये कह रही हैं अपनी आत्मकथा में, मेरे संघर्ष में जीवन एवं बहुजन समाज मूवमेंट के सफरनामे में, कि मुलायम सिंह का आपराधिक चरित्र उस समय सामने आया जब उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में मुझे मरवाने की कोशिश की। उन्होंने अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ हमारे विधायकों का अपहरण करने की कोशिश की, बल्कि मुझे मारने का प्रयास किया। इस घटना के अगले दिन बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से मायावती उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला बनी और गेस्ट हाउस कांड के बाद वो बनी है। आप क्या बात कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी ने क्या? 95 में क्या हैसियत थी भारतीय जनता पार्टी की? क्या हैसियत थी भारतीय जनता पार्टी की? अब आप चिल्ला चुकी हूं तो मैं बोलूं? मैं चिल्ला नहीं चुकी हूं। आप लोग झूठ को ऐसा उसका गला घोटते हैं, सच का ऐसा गला घोटते हैं ना आप लोग, आपको लगता है हम सब यहाँ बेवकूफ बैठे हैं। मैं पढ़ लिख कर बैठती हूँ फराज साहब, आप ऐसे हवा हवाई बातें नहीं कर सकते हैं। एक औरत को जो जाति सूचक गालियां दी गई थी वो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। गेस्ट हाउस कांड में जो एक दलित महिला के साथ हुआ था वो कभी किसी के साथ नहीं हुआ है। What are you saying, फराज भाई? अब हो गया रूबिका जी। आप पढ़ लिख करके बैठती हैं, तो क्या आप ये पढ़ लिख करके बैठी हैं रूबिका जी? कांशीराम जी ने अपना ओहदा किसे दिया? किसे दिया? मुलायम जी को दिया, अखिलेश जी को दिया कि मायावती को दिया? कांशीराम जी ने किसको? तो आप जो कह रहे हैं प्रतिबिंब दिखता है कांशीराम का अखिलेश जी के चेहरे में, तो ये प्रतिबिंब कांशीराम जी को क्यों नहीं दिखा? उन्होंने क्यों नहीं कहा ऐसा? ये जनता तय करेगी या आप तय करेंगे? जनता ने तो तय किया, मैं तो अभी बता रही हूं आपको। जनता ने 2024 में नहीं, रूबिका जी बस। When this lady did not even come out, did not do even a single rally, 44% was standing by her. जनता ने 2024 में ये तय कर दिया कि मान्यवर काशीराम साहब का जो अधूरा मिशन है उसको आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरा करेंगे। और आप पढ़ लिख करके बैठती हैं। वंडरफुल फराज भाई, वंडरफुल। नो वेट फराज भाई वेट। अगर आप लोगों को यह मिशन पूरा करना है, प्लीज टेल मी, कोर टीम में जो कि शीर्ष नेतृत्व है, कितने दलित चेहरे समाजवादी पार्टी में है? लेट्स बिगिन। अध्यक्ष कौन है? आपको अध्यक्ष कौन है? दलित अध्यक्ष नहीं, आपको मतलब अध्यक्ष होगा तभी अध्यक्ष कौन लड़ाई होगी। अच्छा ठीक है, अध्यक्ष होगा तभी। अच्छा कोई बात नहीं, अध्यक्ष नहीं, चलिए छोड़ देते, अध्यक्ष नहीं। सांसद नेता? फैजाबाद से सांसद कोई नेता बताइए। अवधेश पासी का नेता नहीं है? अवधेश पासी का नेता नहीं है? क्या वो दलित नहीं है? फैजाबाद की हिस्ट्री में बताइए। अगर फैजाबाद से क्या अवधेश पासी जी को क्या हमने सांसद नहीं बनाया? और फैजाबाद एक ऐसी सीट थी जहां पर अयोध्या भी आता था। क्या बात कर रही हैं आप? और दलितों में मुझे बताइए, अभी आर.के. चौधरी जी क्या दलित नहीं है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? गिनाइए ना कितने आर.के. चौधरी जी क्या दलित नहीं है? प्रदेश अध्यक्ष आर.के. चौधरी जी क्या दलित नहीं है? प्रदेश अध्यक्ष कौन है? प्रॉब्लम पता है क्या रूबिका जी? प्रदेश अध्यक्ष कौन है आपका?
मैं बता रहे जो आपके मुख्तार में है, इख्तियार में है, वो बताइए। प्रदेश अध्यक्ष जी पीडीए का हिस्सा हैं और नहीं, वो मुझे ये ओबीसी बताइए, समाज से आते हैं। आप कह रहे हैं कांशीराम का प्रतिबिंब दिखता है अखिलेश यादव में। मैं कह रही हूँ शीर्ष नेतृत्व में कितने दलित हैं, गिनाइए मुझे नाम। शीर्ष नेतृत्व में, आप एक बात बताइए, पॉलिसी मेकिंग में, पार्टी के डिसीजन मेकिंग में कितने दलित हैं, मुझे नाम गिनाइए। सुनिए बताइए। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत दलित की अरे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। मैं पीडीए के अगवा की बात कर रही हूँ सर, अलंबरदार की बात कर रही हूँ मैं। पीडीए के जो अगवा हैं, पीडीए के जो अगवा हैं पार्टी में शीर्ष नेतृत्व में कितने दलित, दलितों, अल्पसंख्यकों और आदि। शीर्ष नेतृत्व में कितने दलित, मेरे प्यारे भाई, शीर्ष नेतृत्व में कितने दलित? मैं बात खत्म कर दूंगी। मेरी प्यारी बहन, नेता प्रतिपक्ष दलित है, मेरी प्यारी बहन आरके चौधरी, नेता प्रतिपक्ष दलित है। आपको क्या आरके चौधरी छोटे नेता प्रदेश दिखते अध्यक्ष हैं? दलित है। आपको अवधेश पासी क्या छोटे नेता दिखते हैं? अध्यक्ष दलित है। प्रॉब्लम ये है कि आप ग्लास को आधा देखना सर, चाहती प्रदेश हैं। अध्यक्ष बना दीजिए ना। मैं पीडीए की बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारी मेरे पार्टी में पासी पिछड़ा भाई भी है, को, दलित भी है, अल्पसंख्यक मेरे भी है। पासी क्या बात भाई कर रही को हैं आप? आप नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए। किसी ने हाथ पकड़ा आपका, ये समीर चौगावकर बैठे हुए हाथ पकड़ा आपका, बनाइए ना। कौन रोक रहा है आपको एक पासी को नेता प्रतिपक्ष बनाने में? मतलब कौन रोक रहा है? अगर जब हम पीडीए करना है, अगर आपको वोट चाहिए ए अल्पसंख्यक का, डी दलित का, लेकिन शीर्ष नेतृत्व में ना डी दलित आएगा ना ए अल्पसंख्यक तो फिर आरएसएस सरकार कब बनाएगी दलित को? आज आप पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी इनकी हैसियत को बताएगी दलित को कब बनाएगी? हम तो पीडीए का नारा भी देते हैं। आज दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी नहीं देखेगी। कैसी बात कर रही हैं आप रूबिका जी? इस देश के दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं आप नहीं देख रही हैं क्या? आप तो संघ को फॉलो नहीं करते ना, आपको तो चिढ़ है ना संघ से, फॉलो करते हैं और एलर्जी है ना संघ से। तो फिर आप कब किसी दलित को, किसी पासी को, किसी जाटव को शीर्ष नेतृत्व में, मैं कह रही हूं, जगह देंगे? क्यों नहीं दे रहे हैं? कौन रोक रहा है आपको? या किसी अल्पसंख्यक को? हो गया। हाँ, मैं कह रही हूं, मेरा भाई फराज किदवई हो गया ना, क्यों प्रदेश अध्यक्ष नहीं हो सकता? सुनिए सिर्फ फराज किदवई वोट लेकर आएगा। मैडम सुनिए तो, अरे सुनिए, आप इतना ज्यादा उत्तेजित मत होइए भाई। उत्तेजित नहीं हो रही हूं मैं, आपके झूठ को बेनकाब कर रही हूं। बिल्कुल झूठ। कैसा झूठ? कहां का झूठ? इस देश की जनता ने 2024 में उत्तर प्रदेश में तय कर दिया कि इस देश के जननायक को, इस देश के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी और इस देश के दलितों को माननीय काशीराम साहब का चेहरा किसी में दिखता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी में दिखता है। स्टूडियो से नहीं तय होगा, ये जनता तय करेगी। बिल्कुल नहीं होगा, स्टूडियो से तय करेगी। मैं कह रही हूं स्टूडियो से तय नहीं होगा, मैं कह रही हूं स्टूडियो से तय नहीं होगा। ठीक है, स्टूडियो से कौन, मेरी क्या हैसियत, मैं अदनी से एंकर, मेरी क्या औकात सर कि मैं स्टूडियो से बैठकर कुछ तय कर लूंगी? करोड़ों लोग सुनते नहीं, मैं कह रही हूं मेरी कोई हैसियत नहीं। सड़कों पर फैसला होगा। मुझे ये बताइए, जब आपकी सरकार आई थी तो आप लोगों ने सड़कों के नाम, जो दलितों के जिलों के नाम जो थे, वो क्यों बदल दिए? आपकी सरकार आते ही व्हाई डिड यू चेंज द नेम्स? कांशीराम नगर का, जिनका प्रतिबिंब आपको अखिलेश जी में दिखता है, वो नाम क्यों बदल दिया? बिल्कुल दिखता है। क्यों कासगंज का नाम बदल दिया गया? बिल्कुल दिखता है। क्यों बदला आपने? क्योंकि इस देश, अब सुनिए, आप खाली पूछते रहेंगी, आप खाली बस बता दीजिए, सुनेंगे भी। क्यों बदला? मैं सिंपल ये बोलता हूं कि इस देश के दलितों की आवाज, अगर अखिलेश यादव जी ये कहकर उठा रहे हैं कि इस देश का दलित सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है कि आज 92% जो लोग कचरा साफ करते हैं, जो लोग टॉयलेट साफ करते हैं, उसमें 92% लोग SC ST और OBC से आते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी वो आवाज उठाते हैं, तो क्या वो आवाज उठाना गलत है? बिल्कुल नहीं है। अखिलेश यादव जी ये आवाज उठाते हैं, बिल्कुल नहीं है। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के हिसाब से इस देश में दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अगर कहीं अत्याचार हो रहे हैं तो बिल्कुल नहीं है फराज भाई। क्या वो गलत है? क्या वो गलत है? फराज भाई, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का आप मेरे सवाल से इधर मत जाइए। आप मेरे सवाल से आप चश्मा लगा करके सवाल, मुझे ये बताइए, आप चश्मा लगा करके सवाल पूछ रही हैं। मैं अरे चश्मा ले लीजिए, चश्मा ले लीजिए। नहीं आपका नहीं, चौगाकर जी चश्मा। हाँ वो सही चश्मा दीजिए ना, चश्मा दीजिए। अरे वो सही चश्मा है, प्लीज गिव मी द चश्मा। मेरा आप लगाएंगे भी नहीं, मेरा आप लगाएंगे भी नहीं। ये सही चश्मा लगाया इन्होंने। अभी समीर सर जब बोलेंगे तो आप देखिएगा चश्मा एक है दोनों का। ओके, ये चश्मा लगाया दोनों का, क्योंकि वो जर्नलिस्ट है। हाँ, अभी पता वो चलेगा, जर्नलिस्ट है और इसीलिए मैं उनका चश्मा लगाऊंगी और आपका चश्मा नहीं लगाऊंगी। यहाँ बीजेपी का बैठता तो भी नहीं लगाऊंगी, एक जर्नलिस्ट का चश्मा लगाऊंगी। और ये लगाया मैंने, नहीं लगाऊंगी, ये लगाया मैंने जर्नलिस्ट वाला चश्मा। अब मुझे लाइए भाई स्क्रीन पर, अब मुझे ये
लगाया मैंने चश्मा। इससे तो आपको आरएसएस दिखेगा। सुनिए, इस चश्मे से इससे आपको मुझे आरएसएस सच दिखेगी। दिखेगा, इससे मुझे सच दिखेगा। इस चश्मे से आपको फराज आरएसएस भाई, और डर लग भारतीय रहा है जनता आपको? पार्टी दिखेगी। आपको रूबिका लियाकत से डर लग रहा है क्या अभी? मुझे ये बताइए नहीं, भाई, आरएसएस से तो डर लग रहा है आरएसएस से तो इस देश की ये जनता को चश्मा डर लगता पहना, है। आपने कहा बहन चश्मा अरे पहना, बहन, मैंने उतार चश्मा दो, इससे पहना। आरएसएस अब दिखेगी सुनिए, आपको। अब सुनिए, बहन इससे ने बीजेपी चश्मा दिखेगी पहना आपको। अब बहन ने चश्मा पहना, चश्मा पहनकर एक सवाल जहन में बहन ने आया आरएसएस का और चश्मा पहन लिया दर्शकों। सामने चश्मा। अखिलेश ने 8 जिलों के नाम बदले कि नहीं बदले, हाँ कि ना? देखिए मैडम, कांशीराम नगर कासगंज हुआ कि पहले नहीं? तो आपसे छत्रपति शाहू जी महाराज नगर अमेठी हुआ कि नहीं? रमाबाई नगर कानपुर देहात हुआ कि नहीं? भीमनगर संबल हुआ कि नहीं? प्रबुद्ध नगर शामली पंचशील नगर हुआ कि नहीं? हापुड़ ज्योतिबा फुले हुआ कि नहीं? और ज्योतिबा फुली नगर अमरोहा हुआ कि नहीं हुआ? बताइए मुझे। अच्छा मैडम, हाँ या ना? आपने अब थैंक यू समीर चौहान। सुनिए, हाँ, देखिए दर्शकों, इससे इनको आरएसएस पूरी अच्छी तरह से दिख गई होगी। मुझे तो बहुत अच्छे से अब आपने दिखती है, हुआ, इसीलिए मुझे दाना अब नहीं दिखता है आपने हुआ, RSS। रूबिका जी, हुआ कि नहीं हुआ? मैं उस पर झूठ आता बोल रही हूं। हूँ। सुनिए, अरे पहले बोलिए कि रूबिका लियाकत आप मैडम झूठ बोल रही सुनिए, हैं। आप बोलने नहीं देंगी तो फिर कैसे पहले दर्शकों तक फराज बात भाई जाएगी? बोलिए कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैडम दर्शकों 8 जिलों के नाम अखिलेश यादव जी की सरकार में नहीं आप मुझे बदले गए। बोलने नहीं देंगी तब तक क्या फायदा होगा? 10 मिनट से केवल आप बोल रहे हैं और कुछ भी नहीं। 11 मिनट हो आप चुके हैं। प्लीज पेशेंटली मुझे सुन लीजिए। ओनली 30 सेकंड्स बताइए। हाँ। 8 जिलों के नाम बदले अब गए आप कि ये नहीं बदले? बताइए कि बदायूं में एक 24 साल के दलित की पीट करके हत्या की जाती है, सही है कि गलत है? गलत है। महाराजगंज में भारतीय जनता पार्टी का नेता गलत है। एक दलित औरत का रेप करता है, वो गलत सही है कि है। गलत है? नाम जौनपुर बदले में गए कि नहीं? जौनपुर में एक दलित को जबरदस्ती नाम पेशाब बदले पिलाया गए कि जाता है, नहीं? मेरी बहन वो सही है कि गलत है? हाथरस में एक दलित बेटी के नाम साथ बदले क्या कि हुआ, नहीं? मेरी बहन वो सही है कि गलत है? नाम बदले कि 11 नहीं? दिसंबर को मध्य प्रदेश के दमोह में एक ज्योतिबा फुले दलित दूल्हे नगर को का बग्घी नाम से बदला कि उतार नहीं? करके मारा गया, मेरी प्यारी बहन वो सही है कि ज्योतिबा गलत नगर है? फुले का नाम मेरी बहन बदला ये कि चश्मा नहीं? लगाओ तब तुम्हें दिखेगा, वरना ज्योतिबा आरएसएस के फुले चश्मे से नगर आपको का एक ही नाम चीज बदला दिखती कि रहेगी। नहीं? भीम नगर को आपने संबल किया कि नहीं? मैडम, रमाबाई नगर को कानपुर देहात आपने किया कि नहीं? कहिए ना, सॉरी। भीम नगर को संबल किसने किया? कांशीराम नगर को कासगंज किसने किया? मुझे ये बता दीजिए। छत्रपति शाहू जी महाराज का नाम जो है बदलकर अमेठी किसने किया? मायावती ने या अखिलेश ने, या फिर ये जो इस वक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार है उसने? किसने बदला? मैडम अब मेरी आप बात सुनेंगे? बोलिए, किसने बदला? मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आज सिर्फ ये बोलिए, नाम किसने बदला? स्क्रिप्ट दे दी, मैं पढ़ दूं। किसने बदला? अरे पर्चा दीजिए, पर्चा दीजिए, स्क्रिप्ट दे दिए, मैं पढ़ लूं। आजम खान से माफी मांग सकते हैं घर जाके। देखिए आ गया जो चश्मा लगाया था, मैं मना कर रहा था रूबिका की समीर सर का चश्मा ना लगाइए, समीर जी का, लेकिन आपने लगा लिया। देखिए दर्शकों, चश्मा मेरी बहन ने किसका लगाया? 13 मिनट मेरे बहन समीर ये जी, मैं चश्मा आ रही लगा हूँ। मैं सुनिए, मेरी बहन ये चश्मा सुनिए, आपका चश्मा मैं तब लगाऊंगी जब आप सच्चाई से बोलना शुरू कर देंगे, और मुझे कोई माइका लाल नहीं रोक पाएगा आपका चश्मा लगाने से। मैं कह रही हूँ, रूबिका लियाकत यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रही है, ठीक है? अब मैं जरा एक बार राजनीतिक विश्लेषक वैभव जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे ये जानना चाहती हूँ। मायावती जी आई हैं, अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि उनकी साठगांठ है भारतीय जनता पार्टी से, इसीलिए योगी जी की तो वो तारीफ करती हैं और अखिलेश बाबू को कटघरे में खड़ा करती हैं। जवाब। धन्यवाद रूबिका जी, मैं काफी देर से सुन रहा था। एक तो मैं देख रहा था कि हमारे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको काफी जोर लगाना पड़ रहा है, काफी ताकत लगानी पड़ रही है, क्योंकि झूठ को जब सच बताना पड़ता है, झूठ को सच साबित करने में ताकत बहुत लगती है, हाथ पैर बहुत मारने पड़ते हैं, और वही प्रयास वो कर रहे थे। इतनी हास्यास्पद बात जो है प्रवक्ता कर बैठे, वो मान्यवर कांशीराम साहब से अखिलेश यादव जी की तुलना कर रहे हैं, जो कोई तुलना ही नहीं बनती है। बहरहाल जो आप बयान की बात कर रही हैं, देखिए आज जो भीड़ लखनऊ में इकट्ठी हुई है, जो जनसमूह निकल कर आया है, एक तरफ तो जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो बसपा की विरोधी पार्टियां हैं, वो कह रही थी कि बीएसपी तो निष्क्रिय है, खत्म है, शून्य है, तो फिर क्यों फर्क पड़ रहा है, क्यों परेशानी हो रही है और क्यों ये डिबेट रखने की जरूरत पड़ी है? वो इसलिए क्योंकि बहन जी ने बता दिया है कि अन्य पार्टियों की तरह दिहाड़ी मजदूरी की तरह लोगों को इकट्ठा नहीं किया जाता। ये जो लाखों लोग लखनऊ में निकल के आए, लखनऊ के लोगों से पूछिए आप किस तरह का जन सैलाब था, ये अपनी रोटियां बांध के साथ लेके आए हैं। ये वो पीढ़ियां हैं जो मान्यवर कांशीराम साहब का दिया हुआ कैडर थी। आपने कितनी बार प्रयास कर लिया, कितनी बार पूछ लिया कि जिलों के नाम क्यों बदले थे? प्रत्यक्ष को रूबिका जी प्रमाण की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। और मैं दलित समाज के भाइयों से भी कहना चाहूंगा और कि अगर आपको किसी नेता के चरित्र को जानना है, नेता को जानना है, पार्टी के चरित्र को जानना है, तो केवल उनके सत्ता काल को देख लीजिए। आज समाजवादी पार्टी कितनी भी बातें कर ले, कितनी भी मीठी मीठी बातें कर ले, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं, बहुत ईमानदारी से।
अखिलेश जी, यादव जी। क्यों नहीं पीडीए पर काम करेंगे? आप लोगों ने तो इसको एकदम गारंटी ले लिया है ना कि जाटव कहीं नहीं जाने वाला है, दलित कहीं नहीं जाने वाला है। मायावती जी, आप कह रहे हैं कि सवाल कब पूछते? अखिलेश जी के बारे में तो किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि वो एक्टिव हैं कि नहीं है। योगी आदित्यनाथ के लिए तो किसी ने नहीं पूछा कि वो एक्टिव हैं कि नहीं, बिकॉज दे एक्चुअली एक्टिव इन द राजनीति। मायावती जी कभी आती हैं, कभी अचानक वो गायब हो जाती हैं, तो सवाल तो पूछेगा ना। फिर उनका वोटर, उनका मतलब जिसे कहते हैं बपौती तो नहीं है ना, फिर उसके बाद कोई और उसे अपनाने की कोशिश करेगा। और अगर फराज भाई एंड हिज पार्टी इज वर्किंग फॉर पीडीए, तो फिर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ईमानदारी से काम किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दिखावा मात्र किया जाए तो दिक्कत है, क्योंकि समाज को छलने का प्रयास किया जा रहा है, वोटों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। और बीएसपी की कार्यशैली अलग है। बीएसपी कैडर बेस्ड पार्टी है। बीएसपी के पिछड़े समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में हो रही हर जुल्म जाति घटना पर पहुंचते हैं वो अलग बात है, मीडिया उनको कवर नहीं करता या फिर वो इतना ज्यादा शोशेबाजी नहीं करते हैं। जमीन पर बीएसपी अपने वोटरों के साथ जुड़ी हुई है, लगातार संपर्क में है और हर अत्याचार उत्पीड़न के मुद्दे को उठाती है। अब मेरा सवाल है कब हुआ था? हाथरस अखिलेश जी के टाइम पर हुआ था कि योगी आदित्यनाथ के टाइम पर हुआ था? और हाथरस तो सिर्फ एक घटना है जो मैं आपको गिना रही हूं, उसका जिक्र क्यों नहीं किया मायावती जी? अभी जो दलितों पर जिस तरीके के क्राइम हो रहे हैं वो, और इसीलिए फिर मौका मिला सपा को ये कहने का कि मायावती जी इज फ्रेंड्स विद बीजेपी। देखिए, विपक्ष का काम तो हमला करना है, विपक्ष तो कहेगा ही। विपक्ष अगर बहन जी की तारीफ तो करेगा नहीं, लेकिन आप जिस तरह की बिलबिलाहट आप देख पा रहे हैं रूबिका जी, बहन जी हैज प्रेस द राइट बटन, तीर निशाने पे लग गया है। हाँ। और बहन जी ने असल में बता दिया है इस जनसमूह को साथ लेके कि 27 का बिगुल फूका है बहन जी ने। और मैं आपको बता एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, चुनाव होते हैं जब तो इस तरह की रैलियां करना संभव होता है। जी हाँ, बोलिए 10 सेकंड मैं कंप्लीट कर दूं कि चुनाव होते हैं तो इस तरह की रैलियां करना संभव होता है। प्रत्याशी होता है, प्रत्याशी का सारा व्यवस्था होती है। कोई चुनाव नहीं है, पार्टी के लोग अपनी मेहनत से अपनी मजदूरी का पैसा इकट्ठा करके अपने मिशन में अपनी आहुति देने के लिए अपना एक तरह योगदान देने के लिए आए हैं। अभी मान्यवर अभी मुलायम सिंह यादव जी की भी देखिए, उसमें कोई दो राय नहीं है सर, उसमें कोई दो राय नहीं। मायावती, जब हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, मायावती जब पोडियम पर पहुंची थी और उन्होंने जो पहली चीज बोली और उसके बाद जो जिस तरीके का आपको वो वाइब्स जो है थी वो सबको दिखाई दे रही थी। और वो वाइब्स जो है ऐसे ही नहीं आ जाती हवा में कि आपने बस भरी और बुला दिया और 100 रुपए 500 रुपए दे दिए। वो वाइब्स वैसी नहीं थी, वो सबको पता है। अब एक बार इस मसले पर मैं फराज भाई से 10 सेकंड का रिबटल चाहती हूँ और उसके बाद बाकी सारे मेहमान। जस्ट 10 सेकंड्स। मैं अपने भाई से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 206 सीटों वाली पार्टी एक विधानसभा सीट पर कैसे सिमट गई? नंबर 1। नंबर 2, 1989 में जिस पार्टी का वोट शेयर 10% था, आज वो वोट शेयर सिंगल डिजिट में हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कैद कर दिया गया। ओके, जी अच्छा, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, 10 सेकंड एक सेकंड, इसलिए क्योंकि ये नाइंसाफी हो जाएगी। मैं और फराज भाई आपस में जब 2 and 4 कर रहे थे, खासकर सवालों को लेकर, तो बाकी सारे जो मेहमान हैं वो सुन रहे थे। मैं चाहती हूँ एक बार ओपनिंग रिमार्क हो जाए और उसके बाद मैं इस डिबेट को आगे बढ़ा दूंगी। समीर चौगाकर जी, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले हमारे साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राजेश जी भी जुड़े हुए हैं। आपने सुना ना ये मायावती को लेकर सपा की तरफ से राजेश जी क्या कहा जा रहा है? मायावती आई हैं तो आप ये मत सोचिए कि वो आपका साथ दे जाएंगी, त्रिकोणीय लड़ाई होगी फिर। रूबिका जी, सबसे पहले तो मुझे इस बात पर आपत्ति है, काशीराम जी एक ऐसा व्यक्तित्व इस देश की राजनीति में रहे जिन्होंने गरीब परिवार से आकर के अपनी मेहनत, अपने संघर्ष और समर्पण के दम पर एक राजनीति में मुकाम हासिल किया था। दूसरी तरफ वो अखिलेश यादव है जो सोने की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए थे और उनको बाप को अपदस्थ करके सत्ता हासिल की थी। तो दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। एक वो व्यक्ति है जिसने अपने पिताजी का भी अपमान किया, एक वो व्यक्ति है जो सामान्य परिवार से आकर के संघर्ष करके और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सरकार बना दे रहे हैं। तो दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। काशीराम जी का ये घोर अपमान कर रहे हैं, घोर बेइज्जती कर रहे हैं अखिलेश यादव जी से तुलना करके। और आपने ही सब आंकड़े दिखा दिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी की सैकड़ों मूर्तियां अपने शासनकाल में तोड़ी। कई कामों की मैं घटना बता सकता हूँ जहां मूर्तियों को तोड़ करके तालाब में फेंक दिया गया। ये वो लोग हैं जो दलित विरोधी थे। आपने कहा
यदि भारतीय जनता पार्टी के आज दुनिया में नहीं है, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी नहीं होते तो मायावती जी भी दुनिया में नहीं होती। ये समाजवादी पार्टी के गुंडे उनकी हत्या कर देते। वही गेस्ट हाउस कांड, मीराबाई मार्ग का, कोई नहीं भूला है उसको। जब उन्होंने समर्थन वापस ले लिया समाजवादी पार्टी से, मुलायम सिंह जी की सरकार गिर गई, उसके बाद चारों तरफ से हजारों लोगों ने उस गेस्ट हाउस को घेर लिया, उसका पानी काट दिया, बिजली काट दी, और एक अकेली दलित महिला उसमें फंसी हुई थी, उसकी हत्या ये लोग करना चाहते थे। ये न देश भूल सकता है, न दलित राजनीति भूल सकती है, न वो व्यक्ति भूल सकता है जो गांव, गरीब, मजदूर, जिसकी आशा का केंद्र कहीं ना कहीं मायावती थी। ये नहीं, केवल पर वोट की राजनीति एक सेकंड, आप भारतीय जनता पार्टी का ही प्रवक्ता है ना? मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता थोड़ा सा इतिहास बता कंफ्यूज रहा हूं। मैं इनको इतिहास बता रहा हूं, इन्होंने किया क्या है नहीं, अपने इतिहास जीवन तो में। अरे इतिहास तो फिर इतिहास कांग्रेस बता का रहा भी हूं है मैं तो इतिहास, इनको। समाजवादी पार्टी का भी, सबका इतिहास है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, वही मतलब आप मायावती जी के लिए जिस तरीके से यहाँ पर निबंध पढ़ रहे हैं राजेश जी, ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों का गठबंधन है। ये तो ये इंडिया गठबंधन वाले करते हैं। मैं फराज भाई से जब कांग्रेस की बात कर लेती हूँ तो वो कांग्रेस का बचाव कर लेते हैं, कांग्रेस से जब सपा की बात करती हूँ तो वो सपा का बचाव कर लेते हैं। आप मायावती जी के बारे में बोलकर मतलब चल क्या रहा है, बताइए ना, थोड़ा खुलकर बात कीजिए। मैंने कोई मायावती जी का समर्थन नहीं किया, मैंने वो घटनाएं बताई हैं जो घटनाएं घटी, जो इनका चरित्र है दोगला, वो चरित्र बताने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के लोग वोट के लिए क्या कर सकते हैं और सत्ता के लिए क्या कर सकते हैं, ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने कोई मायावती जी की प्रशंसा में कुछ नहीं कहा, और उन्हें चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। उन्होंने मन से घोषणा भी की है कि 2027 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ेगी। लेकिन जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ेगा, आप उसके पक्ष में एक सिंपैथी वेव कैसे लाने की कोशिश करेंगे? मैं स्ट्रैटेजी समझ रही हूँ, फराज भाई कह रहे सेटिंग है। सेटिंग क्या है ये जानते हैं भैया, कोई सेटिंग नहीं है। उन्हें चुनाव लड़ना है, हमारे खिलाफ तो 2024 में भी लड़ी, वो 2022 में भी लड़ी, 2019 में भी लड़े, ये दोनों मिलकर के 2017 में भी ये लोग लड़े, और 2027 में भी लड़ेंगे। हमें चुनाव से इसका मतलब नहीं है। आज ये चुनाव नहीं हो रहा है, आज बात इसमें आज ये जान रही है जनता कि ये सत्ता के कितने लोलुप लोग हैं जिन्होंने एक व्यक्ति की, महिला की, दलित महिला की हत्या करने के मध्य प्रदेश में क्या हुआ सबने देखा, महाराष्ट्र में क्या हुआ सबने देखा, महिमा मंडन कर, बिहार में क्या हुआ सबने देखा। सत्ता के लोलुप कैसी बात कर रहे हैं? केवल वोट के लिए कहां तक जाएंगे और कितने? अच्छा तो बता दीजिए ना फराज भाई, क्यों आपने जो जिले मायावती जी ने बनाए थे उनके अच्छा ठीक है राजेश भाई, हो गया, अब मैं बता दूं सत्ता के लिए आपने, सुनिए, सत्ता के लिए आपने चिराग पासवान की झोपड़ी में आग लगा दी और उनकी सिर्फ पार्टी ने उनके परिवार को तोड़ दिया। सत्ता के लिए आपने शिवसेना खाली उनकी पार्टी नहीं तोड़ी, बाला साहब ठाकरे जो कि आपका कब से समर्थन कर रहे हैं, उनकी पार्टी तोड़ी, उनकी सरकार तोड़ी। आपने क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सा ऐसा स्टेट है इस देश में जहां भारतीय जनता पार्टी ने पार्टियों को तोड़ा, जहां भारतीय जनता पार्टी ने सरकारों को तोड़ा? आप अपने पिताजी के सगे नहीं हुए, किसके सगे हो? राजेश जी रुकिए, बताइए ना। रुकिए, दोनों रुक जाइए। बद्री जी भी यहाँ पर मौजूद है, पंकज जी भी। समीर जी आओ, ये दूसरी तीसरी बार क्योंकि मैंने चश्मा आपसे डाल लिया, लेकिन अब तक शब्द आपके जो है यहाँ पर सुनाई नहीं पड़े हैं। बद्री जी क्या लग रहा है, मायावती का कमबैक है ये? और अगर कमबैक है तो कह रहे हैं कि मायावती तो कटघरे में अखिलेश बाबू को खड़ा कर रही है, पीडीए जो सबसे मजबूत, कह रहे हैं जमीन पर पीडीए का बड़ा भारी कामकाज चल रहा है, उसी में डेंट लगाती हुई आज मायावती जी नजर आई। देखिए रूबिका, आपने बहुत अच्छे से इस संवाद को आगे बढ़ाया है और उसमें कई प्रश्नों के उत्तर मिले भी हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि कांशीराम जी का सम्मान वस्तुतः भारतीय जनतंत्र का सम्मान है और हर राजनीतिक दल को उसे करना ही है, और मुझे लगता है कि करना चाहेगा भी, क्योंकि दलित जन में जनतंत्र की आकांक्षा और विकास की आकांक्षा बहुत तेज़ी से बढ़ी है। एक समाज वैज्ञानिक के रूप में जब भी हम लोग दलित समाज में हो रहे परिवर्तनों को समझते हैं तो हमें लगता है कि हर दल को और हर नेतृत्व को इसके बियॉन्ड जा कर के कि राजनीतिक जो चुनावी राजनीति है उसमें किससे किसका टकराव है, दलित जन की आकांक्षाओं को महत्व देना ही होगा। और मायावती का आपने एकदम सही कहा, मायावती अभी भी बहुत बड़ी फोर्स है दलित राजनीति के लिए, उपेक्षितों की राजनीति के लिए, मार्जिनल कम्युनिटी की राजनीति के लिए। और कांशीराम अंबेडकर जी के साथ
एक बड़े सिंबल है और उस सिंबल का महत्व दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। मतलब और आप कह रहे हैं कि तीनों चारों को जो है मजबूती दे दी है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे जिनको सौगातें मिली हो वो वर्ग बिल्कुल, हो, चाहे वो डे वन से मायावती जी के साथ जुड़ा हो वो हो। पंकज जी, फिर ऐसे में आप कहाँ अपने आप को पाते हैं, मतलब कांग्रेस की अगर दृष्टि से मैं बात करूं तो? अपनी जगह है, इन सब चीजों से कांग्रेस का क्या लेना, उसका एक अपना अलग स्थान है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि आज मायावती जी बड़े गुस्से में है, नाम बदल दिए। मायावती जी से भी ज्यादा रूबिका लियाकत जी गुस्से में है कि नाम बदल दिए। अरे नाम कहाँ बदल दिए, नाम फिर बहाल कर दिए। तो वो तो मुगलों वाले नाम है जिनको बदला जा रहा है ना, तो मायावती जी क्यों करेंगी? वो कोई मुगल से थोड़ी उनका कोई लेना देना है, ना आपका लेना देना है ना मेरा लेना देना है। भाई मेरे घर में कोई किराए के मकान पर आए और कोई तख्ती टाक जाए और उस मेरे मकान को वो कोई भी नाम देकर चला जाए, तो जब चला जाएगा तो मैं वो नाम हटा दूंगी। लेकिन नाम बदलने पर ही अगर मूल ऐतराज है तो कोई भी नाम बदले उस पर आपत्ति होनी चाहिए। ये सब बातें मायावती जी के मुंह से शोभा नहीं देती हैं। दलितों के नाम पर वो किस तरह की सियासत करती रही हैं, कितना छलावा करती रही हैं। अकूत धन संपदा जमा करने के लिए उन्होंने दलित राजनीति का कितने भयावह स्तर पर जाकर अपने व्यक्तिगत हितों के लिए इस्तेमाल किया है, वो किसी से छिपा है क्या? ऑल राइट, समीर चौगावकर जी बड़े आरोप भी लगाए और कहा कि इतना गुस्से में क्यों, उसमें पंकज जी कह रहे हैं रूबिका को भी था। अरे गुस्सा आएगा ना सर, आप लोग कहते हैं सिंबोलिज्म। भाई वो अंबेडकर, मुझे याद है अमित शाह ने 3 बार कह दिया था अंबेडकर, ये है ना, उसमें आप लोगों ने क्या माहौल बनाया था कि दलितों का अपमान हो गया, नाम बदल दिया गया या 8 जिलों का, और आप कह रहे क्या रूबिका क्यों इतना गुस्सा कर रही हो, नाम बदल ही तो दिया गया है, क्या बड़ी बात हो गई? समीर चौगावकर, मैं तो कह रहा हूँ कि मायावती जी को कांशी राम जी का नाम भी लेने का हक नहीं होना चाहिए। 3 में न 13 में है ये जो कुछ भी लड़ाई है बेसिकली बहुजन समाज पार्टी, जो मायावती ने जिस हिसाब से आज रैली की है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में होने वाली है। लेकिन अब देखिए आज मायावती के पास अब बहुत समय नहीं बचा। देखिए जैसे बंद मुट्ठी से रेत फिसल जाती है, वैसे मायावती की बंद मुट्ठी से उनका समय निकल चुका है। अब 9 साल बाद आप रैली कर रहे हो, जो पार्टी 2007 के चुनाव में 206 सीटें लेकर आती है, 30% का वोट बैंक था, आज उनके पास एक विधायक है। मायावती आप देखिए नगीना से चंद्रशेखर चुनाव जीत जाते हैं निर्दलीय चुनाव लड़कर, और मायावती चुनाव नहीं लड़ती, उनकी पार्टी में कोई चुनाव नहीं लड़ता। लगातार आप पार्टी के लिए जमीन स्तर पर आपने काम किया। आरोप ये लग रहा है ना कि बीजेपी लड़ने नहीं देती है। नहीं, बीजेपी सब लड़ने देती है, और बीजेपी ने जितना दलितों के लिए किया है तो मायावती के लिए बहुत ज्यादा स्पेस बचा नहीं। आप देखिए 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश के अंदर दलितों के लिए जो किया, दलित को राष्ट्रपति बनाया प्रधानमंत्री मोदी ने, उत्तर प्रदेश के पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबका साथ सबका विकास की जो बात की, दलितों के लिए किया, ओबीसी के लिए किया, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तो आप ये कह रहे हैं कि अब सबसे बड़ा चेहरा जो है वो अब मायावती ना रहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए। निश्चित रूप से, सिर्फ दलितों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो दलित हो, ओबीसी हो, सवर्ण हो, आदिवासी हो, सब जाटव जो सबसे बड़ा कम्युनिटी, सबसे बड़ी कम्युनिटी है सर, वो आज भी दलितों में वो मायावती के साथ है। लेकिन आप देखिए ना 2017 का चुनाव देख लीजिए, आप 2022 का देख लीजिए, आप 2024 का लोकसभा देख लीजिए, 2019 का लोकसभा देख लीजिए। वोटिंग भारतीय जनता पार्टी को जो मिला है, आज अगर मायावती के साथ पिछड़ों के मामले में बीजेपी को जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, और इसीलिए कह देना कि बड़े लेवल पर यहाँ पर कंपटीशन नहीं है। समीर जी, मैं यहाँ पर बद्री जी की बात से एकदम इत्तेफाक रखती हूँ कि अभी भी दलितों का सबसे बड़ा चेहरा इन 10-11 सालों में कुछ गया है सपा के पास, अभी भी कुछ बचा है मायावती के पास, और हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी योजनाएं उन तक पहुंचाने के एक नया तबका तैयार किया है, लेकिन कंपटीशन बरकरार है। फिलहाल मुझे इजाजत लेनी होगी आप सबसे। चाहती थी लंबी थोड़ी डिबेट हो, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने